नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन कि किस प्रकार से कलचुरी काल में सामाजिक जीवन था, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था। कलचुरी काल में परिवार पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक होता था। जिस प्रकार से आज भारतवर्ष में सामान्यतः परिवार पितृसत्तात्मक होता है, इसी प्रकार से कलचुरी काल में भी परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में जो परिवार होता था वो मातृसत्तात्मक होता था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी हम ऐतिहासिक जीवन में सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे, उसमें सामान्यतः परिवार पितृसत्तात्मक होता था। आज भी परिवार सामान्यतः पितृसत्तात्मक होता है। तो कलचुरी कालीन जीवन में भी परिवार पितृसत्तात्मक होता था। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था कलचुरी कालीन में, जैसा कि हम जानते हैं, कलचुरी काल में कलचुरी राजवंशों का शासन था, अर्थात इस समय राजतंत्र व्याप्त था। राजतंत्र व्याप्त था। लेकिन वर्तमान भारत तथा संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र व्याप्त है। तो शासन व्यवस्था है राजतंत्र, क्योंकि कलचुरी राजवंशों का शासन था। अगर हम बात करते हैं सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत धर्म, कलचुरी काल में शैव धर्म मुख्य रूप से व्याप्त था। शैव धर्म मुख्य रूप से व्याप्त था। कलचुरी काल में शैव धर्म मुख्य रूप से व्याप्त था। कलचुरी कालीन धर्म था शैव धर्म। हालांकि कलचुरी कालीन धार्मिक जीवन में इसे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन धार्मिक जीवन भी आता है सामाजिक जीवन के ही अंतर्गत, अर्थात धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन का ही एक पार्ट होता है। तो कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो कलचुरी कालीन धर्म था, यह था शैव धर्म। लेकिन बाकी सभी धर्मों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया था। शैव धर्म के अतिरिक्त वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्मों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया था। अर्थात कलचुरी काल में धार्मिक सहिष्णुता व्याप्त थी। धार्मिक सहिष्णुता व्याप्त थी, क्योंकि कलचुरी काल में शैव धर्म के अतिरिक्त शैव वैष्णव, बौद्ध, जैन, बौद्ध व जैन धर्म को समान संरक्षण प्रदान किया गया था। समान संरक्षण प्रदान किया गया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन का ही एक भाग होता है। हालांकि हम कलचुरी कालीन धार्मिक जीवन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था था, परिवार पितृसत्तात्मक था,
शासन व्यवस्था राजतंत्र था, क्योंकि यहां पर कलचुरी वंश का साम्राज्य था, अर्थात कलचुरी कालीन शासकों का साम्राज्य था। धर्म था मुख्य तौर पर शैव धर्म, लेकिन शैव, वैष्णव, बौद्ध व जैन धर्मों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि कलचुरी कालीन में धार्मिक सहिष्णुता व्याप्त थी, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया था। इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक समृद्धि। सामाजिक समृद्धि कलचुरी काल में सामाजिक स्थिति समृद्ध थी। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कलचुरी काल में सामाजिक जीवन समृद्ध था, लोगों के बीच समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना विकसित थी, लोगों का जीवन सरल व शांत था, उच्च कोटि का जीवन था। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कलचुरी कालीन लोगों का जो जीवन था, अर्थात सामाजिक जीवन था, वह समृद्ध था। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन समृद्ध था। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन समृद्ध था। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन समृद्ध था। उच्च कोटि का जीवन था। उच्च कोटि का जीवन था, अर्थात इनका लिविंग स्टाइल उच्च कोटि का था, उच्च कोटि का जीवन था। सामाजिक जीवन सरल व शांत था। सरल व शांत था। सामाजिक जीवन सरल व शांत था। लोगों के बीच समानता, स्वतंत्रता व बंधुता की भावना विकसित थी। बंधुता की भावना विकसित थी। तो यह है सामाजिक समृद्धि का मुख्य आधार। लोगों का जीवन उच्च कोटि का था, सामाजिक जीवन सरल व शांत था, लोगों के बीच समानता, स्वतंत्रता व बंधुता की भावना। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था। अगला है वर्ण व्यवस्था। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु कलचुरी काल के इतिहास से हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन शूद्र की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कलचुरी काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का उल्लेख मिलता है। परंतु शूद्र का नहीं। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन से हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख तो मिलता है, परंतु शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का उल्लेख मिलता है, परंतु शूद्र का नहीं।
किसी भी साम्राज्य के सामाजिक जीवन को यदि हम स्टडी करते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है स्त्रियों की दशा का चित्रण करना, कि इस साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी। सती पर प्रथा का प्रचलन था कि नहीं, पर्दा प्रथा का प्रचलन था कि नहीं, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था कि नहीं। तो यहां पर भी हम कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। अर्थात यहां पर हम ओवरऑल ये देखेंगे कि कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी कि नहीं, अर्थात उन्हें समाज में समानता का दर्जा प्रदान किया गया था कि नहीं। रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्यदेव प्रथम का छिंदक नाग वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध होता है। जाजल्यदेव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार कैद कर लेते हैं। सोमेश्वर प्रथम की माता का नाम है गुंड महादेवी। तो गुंड महादेवी के अनुग्रह पर जाजल्यदेव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार कैद से रिहा कर देते हैं। इस बात की जानकारी बारसूर शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। गुंड महादेवी का बारसूर शिलालेख जो कि छिंदक नागवंश से संबंधित है। गुंड महादेवी के बारसूर शिलालेख में हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित किया तथा सपरिवार कैद कर लिया तथा माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर सबको रिहा कर दिया। तथा गुंड महादेवी के बारसूर शिलालेख से हमें इस बात की भी जानकारी प्राप्त होती है कि कलचुरी काल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हालांकि रतनपुर कलचुरी वंश के शासकों के शिलालेख जैसे कि रतनपुर शिलालेख, आमोदा शिलालेख, पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा शिलालेख, रतनपुर शिलालेख से भी हम इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। अर्थात ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कलचुरी काल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी, सम्मानजनक थी। इस बात की जानकारी प्राप्त होती है छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंशी महारानी गुंड महादेवी का बारसूर शिलालेख जिसमें जाजल्यदेव प्रथम सोमेश्वर प्रथम के युद्ध का वर्णन के साथ साथ कलचुरी काल में स्त्रियों की दशा का भी वर्णन किया गया है। लेकिन कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में भी सती प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था। यहां पर सती प्रथा जैसी कुप्रथा का भी प्रचलन था। इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है रतनपुर में है सती चौरा, सती स्तंभ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में है देवर बीजा, यहां से भी प्राप्त हुआ है सती चौरा। इन सती चौरा से हमें प्राप्त जानकारी से
इस बात का ज्ञान होता है कि कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में सती प्रथा का प्रचलन था, जो कि एक बहुत बड़ा कुप्रथा है। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर, यहां पकड़ना है दुर्ग, रायपुर, ध्यान दीजिएगा, कांकेर, नारायणपुर, यह आपका है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पकड़ना है, यह पकड़ना है रतनपुर, बिलासपुर जिले के अंतर्गत यह पकड़ना है रतनपुर। बेमेतरा जिले में पकड़ना है यह आपका है देवर बीजा, देवर बीजा, देवर बीजा। इन दोनों ही जगह से हमें प्राप्त हुआ है सती चौरा, सती स्तंभ, सती चौरा, सती स्तंभ, सती चौरा, या इसे ही हम कह सकते हैं सती स्तंभ। कलचुरी कालीन सती चौरा या कलचुरी कालीन सती स्तंभ, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि कलचुरी काल में सती प्रथा जैसी कुप्रथा का प्रचलन था। इस बात की जानकारी प्राप्त होती है रतनपुर तथा बेमेतरा के देवर बीजा से प्राप्त सती चौरा या सती स्तंभ से। साथ ही साथ स्त्रियों की दशा में हमें याद रखना है कि बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। बहुपत्नी विवाह का अर्थ होता है कि एक पुरुष कई महिलाओं के साथ विवाह कर सकता था। तो इस प्रकार से स्त्रियों की दशा ओवरऑल हम देखेंगे तो छिंदक नागवंश की महारानी गुंड महादेवी के बारसूर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि कलचुरी काल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी, लेकिन यहां पर सती प्रथा जैसी कुप्रथा का प्रचलन था। इस बात की जानकारी प्राप्त होती है रतनपुर तथा देवर बीजा से प्राप्त सती चौरा या सती स्तंभ से। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। सामाजिक जीवन में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातियां, जनजातियां, जनजातियां। जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, लेकिन कलचुरी काल के इतिहास से हमें 43 जनजातियों का ज्ञान प्राप्त होता है। 43 जनजातियां, 43 जनजातियां, अर्थात कलचुरी काल में कुल 43 जनजातियां निवासरत थी। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में कुल 43 जनजातियों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात कलचुरी काल में कुल 43 जनजातियां निवासरत थी, 43 जनजातियां। और कलचुरी काल में भी जैसे वर्तमान में भारत की या छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोड़, इसी प्रकार से कलचुरी काल में भी सबसे बड़ी जनजाति गोड़ थी। कलचुरी काल में भी सबसे बड़ी जनजाति गोड़ थी, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व्यवस्था परिवार पितृसत्तात्मक था, शासन व्यवस्था राजतंत्र था, क्योंकि यहां पर कलचुरी कालीन शासकों का क्षेत्र था, साम्राज्य था। धर्म शिव धर्म था, लेकिन शिव, वैष्णव, बौद्ध व जैन धर्म को समान संरक्षण प्रदान किया गया था, अर्थात कलचुरी कालीन धार्मिक जीवन में धार्मिक सहिष्णुता विकसित थी। हालांकि हम कलचुरी कालीन धार्मिक जीवन को अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन का ही एक पार्ट होता है, भाग होता है।
सामाजिक समृद्धि का आधार था। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन समृद्ध था, इसका आधार था उच्च कोटि का जीवन, सामाजिक जीवन सरल व शांत। कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन में समानता, स्वतंत्रता व बंधुता की भावना विकसित थी। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का उल्लेख मिलता है, परंतु शूद्र का नहीं। स्त्रियों की दशा, कलचुरी काल में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है छिंदक नागवंश की महारानी गुंड महादेवी का बारसूर शिलालेख से। लेकिन सती प्रथा जैसे कुप्रथा का प्रचलन था, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है रतनपुर तथा बेमेतरा के देवर बीजा से प्राप्त सती चौरा या सती स्तंभ। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, यहां पर 43 प्रकार की जनजातियां निवासरत थी और सबसे बड़ी जनजाति थी गौड़ जनजाति। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कलचुरी कालीन सामाजिक जीवन।